नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। 6 बज चुके हैं। कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गठबंधन की दुहाई, मोदी की विदाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी देते हुए की। उन्होंने कहा कि अब तक 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं, चुनाव हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन काफी आगे है। जनता ने नरेंद्र मोदी की विदाई तय कर दी है और ये भी कहा कि ये चुनाव विचारधारा की लड़ाई का है। और एक तरफ वो लोग हैं जो कुछ अमीरों के लिए धर्म का इस्तेमाल करके लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि देश के गरीबों के लिए और युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को भी कहा कि लड़ाई आरक्षण और संविधान बचाने की है। ये चुनाव को देश के भविष्य और संविधान को बचाने के लिए है। संविधान और आरक्षण इनको लेकर कहा कि तानाशाही में लोगों के वोट देने का अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहेगा। बीजेपी के लोग प्रत्याशियों को डराकर नामांकन दाखिल नहीं करने दे रहे। हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर देख रही है। यहां तक कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी डराया जा रहा है। और इन सब के बावजूद इंडिया गठबंधन आगे है, बीजेपी काफी पीछे है। बसपा द्वारा इंडिया गठबंधन के खिलाफ प्रत्याशी चुनाव में उतारने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैं ये अपील करूंगा कि बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में आस्था रखते हैं, जो उनके बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, अपना वोट खराब ना करें, इंडिया गठबंधन की मदद करें जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिल सके। 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दी है। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। और इसी खबर पर संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं संवाददाता लखनऊ से। संदीप, अगर देखा जाए लगातार जब से लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई उससे शुरुआती दौर से ही भारतीय जनता पार्टी भी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन भी लगातार इस बात को कह रहा है कि भाई जीत इंडिया गठबंधन की पक्की है। तानाशाही के खिलाफ संविधान बचाने की ये लड़ाई है, विचारधारा की ये लड़ाई है। तो ये मतभेद और जीत का दावा कैसे इसे देख पा रहे हैं? देखिए, उनको निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज इंडिया गठबंधन को अगर हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से आज जो है अखिलेश यादव और खड़गे की साथ में दिखे, एक मंच पे दिखे और उसके बाद से जिस तरीके से मोदी जी को उन्होंने तंज कसा है, साथ ही तौर से इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूत बताया है। खड़गे जी ने 2024 में चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का बात कही है। इसके साथ साथ ये लड़ाई 2 विचारों की है, ऐसे बातों को कहते हुए नजर आए। इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन चर्चा होनी थी, उसको चर्चा करते हुए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिल रहा है। यानी कि कहीं न कहीं गरीबों की लड़ाई की बात कही गई है। आगे सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा, उसकी लड़ाई है। तो तमाम ऐसी प्रेजेंटेशन है जिन पर जो लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो लगाती नजर आई है। शायद यही वजह है कि आज इसी तर्ज को लेकर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बिल्कुल संदीप, क्योंकि एक तरफ जीत का दावा
राजनीतिक पार्टियों का, चाहे सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और दूसरी तरफ वोटिंग प्रतिशत में जिस तरीके से कमी देखने को मिल रही है तो ये बताता है कि वाकई मतदाता भी अब जागरूक हो चुका है और अभी से ये आकलन करना सही नहीं होगा, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट सामने आएगा और ये साफ हो जाएगा कि आखिर जीत किसकी पक्की। और आगे बात करेंगे, इस पूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे बाला साहब पर बात भड़के जज्बात। लेकिन उससे पहले दिल्ली के चांदनी चौक का रुख कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। बहुत बड़ा क्लस्टर है। अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, चांदनी चौक में रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं बाला साहब पर बात और भड़के जज्बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डिंडोरी में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मोदी गरीबों को पक्के घर दे रहे हैं, बिजली कनेक्शन दे रहे हैं, हर घर जल, उज्ज्वला गैस कनेक्शन दे रहे हैं। योजनाओं का लाभ देने में हमने कभी किसी का धर्म नहीं देखा। सबके लिए एक जैसी योजनाएं बनाई गईं, सबको योजनाओं का लाभ दिया गया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती हैं उसका 15% सिर्फ अल्पसंख्यक पर खर्चा हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा। धर्म के आधार पर उन्होंने देश को बांटा, आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नकली शिवसेना उद्धव ठाकरे, नकली राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार का कांग्रेस में विलय होना पक्का है। जब इस नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा तब मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहब ठाकरे की आएगी। और ये जो विनाश हो रहा है ये बाला साहब को सबसे ज्यादा दुखी करता है। नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर चूर कर दिया। बाला साहब ठाकरे का सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो और ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चिढ़ नकली शिवसेना को हो रही है। साथियों, ये नकली शिवसेना नकली राष्ट्रवादी पार्टी, इसका कांग्रेस में विलय होना पक्का है। और जब ये नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहब ठाकरे की आएगी, क्योंकि बाला साहब जी कहते थे जिस दिन लगा कि शिवसेना कांग्रेस बन गई है उस दिन शिवसेना समाप्त कर दूंगा। मतलब अब नकली शिवसेना का अता पता भी रहने वाला नहीं है। और मुझे लगता है ये जो विनाश हो रहा है ये बाला साहब को सबसे ज्यादा दुखी करता होगा। साथियों, नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर चूर कर दिया है। बाला साहब ठाकरे का सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। और आगे बात करते हैं बीजेपी का प्लान, बीजेपी के साथ ये प्लान और बड़ा ऐलान। पूर्वांचल का अगर जिक्र किया जाए तो पूर्वांचल की राजनीति में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब पूर्वांचल के शान और शौकत कहे जाने वाले धनंजय सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। और ऐलान ये कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी में शामिल होने की जैसे ही धनंजय सिंह की ओर से घोषणा हुई, सियासी सरगर्मी तेज हो जाती है। आपको बता दें कि पत्नी श्रीकला का बसपा से टिकट कटा
धनंजय सिंह तब से बसपा से नाराज चल रहे थे और बीजेपी में धनंजय के आने की खबर से बीजेपी में भी जो ठाकुर वोटों को लेकर चिंता की लकीरें थी वो फिलहाल कम होती हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल धनंजय सिंह ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में जाने का ऐलान किया वैसे ही सियासत अब जोरों पर है। लेकिन पूर्वांचल की अगर सीटों का जिक्र किया जाए तो इन 12 लोकसभा सीटों में पूर्वांचल की एक मजबूत पकड़ धनंजय सिंह की देखी जाती है। लेकिन धनंजय सिंह के भारतीय जनता पार्टी में आने से ये सवाल भी गहराता हुआ नजर आ रहा है कि क्या यहाँ पर मोदी फैक्टर इतना काम करने वाला नहीं था और इसीलिए अब वेलकम यानी कि भारतीय जनता पार्टी में धनंजय सिंह का जाना एक मजबूती देने का काम करेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो पूर्वांचल की मजबूती, क्योंकि ये इस बात का जिक्र पहले ही धनंजय सिंह कर चुके हैं कि पूर्वांचल की जीत तभी सुनिश्चित होगी जब हमारी जीत पक्की होगी। अजय कुमार सिंह जौनपुर से संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजय कुमार जी, अगर देखा जाए धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, इस बात का इशारा भी मिल चुका है, तो कितनी मजबूती है भारतीय जनता पार्टी को और क्या यहाँ पर वाकई मोदी फैक्टर काम करने वाला नहीं था? नहीं, देखिए, ये जिस प्रकार से यहाँ का जौनपुर का समीकरण है वो एक यादव बाहुल सीट जौनपुर को मानी जाती है जो अभी तक थी। लेकिन इसमें जब भी धनंजय सिंह ने राजनीति की वो हमेशा भाजपा को डेंट देने का काम किया यहाँ पे जौनपुर में। और इन्होंने, अगर मल्हनी विधानसभा की बात की जाए तो इन्हीं के कारण बीजेपी पिछले दशकों से जो है, ये एक दशक से वो बार बार बीजेपी वहाँ पे डिफीट करती है, वहाँ जमानत जब्त हो जाती है। तो एक इनका जो है, क्योंकि इनकी छत्रियों में इनकी अच्छी पकड़ है यहाँ की और हर वर्ग के लोग भी इनको सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है, ये जो लड़ाई होती है इनकी, वो हमेशा बीजेपी के वोटर से होती है। बीजेपी के जो मूल वोटर है उनको ये हमेशा डेंट देने का काम करते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है, कृपा शंकर जो इस समय भाजपा के जो है प्रत्याशी है उनको, उनका जो है सीधे तौर पे जो है नुकसान होता है। और इससे बीजेपी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व इस बात को भली बात जानता है, क्योंकि जो मल्हनी में हर बार होता है, इस बार इसी के डर से, या कह सकते हैं कि ये उसको चिंता थी बीजेपी को ये सीट के लिए, तो ये इसी कड़ी में देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल है, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी है। एक तरफ कृपा शंकर और दूसरी तरफ अगर धनंजय सिंह आते हैं, क्योंकि ठाकुर वोट बैंक को लेकर एक अच्छी पकड़ मजबूती के तौर पर भी देखा जाता है और साथ ही जो मल्लाह वोटर्स हैं उनमें भी एक अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है धनंजय सिंह की। शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल 2024 में कितनी मजबूती धनंजय सिंह के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, ये वाकई देखना बेहद दिलचस्प है। इससे जो सियासी रास्ता है वो फिलहाल काफी आसान होता हुआ भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा है अगर धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। बात करते हैं तारीफ और सम्मान किया गुणगान। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने कहा है कि मैं किसी की पार्टी में नहीं हूं, लेकिन फिर भी कहता हूं कि नीतीश कुमार की तरह ना कोई नेता बिहार में पैदा हुआ है और ना ही होगा। आपको बता दें कि पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे गढ़े हैं। पैरोल पर 15 दिन के लिए बाहर आए अनंत सिंह ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार की तरह ना कोई मुख्यमंत्री बिहार में पैदा हुआ और ना ही पैदा होगा। बिहार में उनके जैसा मुख्यमंत्री कभी नहीं होगा। अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के पास कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं थी। फिलहाल उनके भाई आज भी दवा बेचते हैं।
तो अनंत सिंह का ये बयान फिलहाल निकलकर सामने आया है। अनंत ने सीएम नीतीश के जमकर तारीफ की है और राजनीति से दूर है, लेकिन सीएम के परिवार के बारे में सबको पता है, इस बात का जिक्र किया है। तो पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह की ये प्रतिक्रिया सामने आई है चुनावी माहौल में और नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। बढ़ते आगे और बात करते हैं समर्थक का ख्याल और जाना हाल। रायबरेली का जिक्र कर लेते हैं। रायबरेली के जिला अस्पताल में बीती रात अचानक कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पहुंच जाती हैं और उन्हें देखकर स्टाफ में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। प्रियंका गांधी यहां एक घायल कांग्रेस समर्थक को देखने पहुंची हुई थी। उन्होंने घायल से उनका हालचाल भी जाना, डॉक्टर से इलाज के बारे में बातचीत भी की और इसके बाद घायल के साथ मौजूद महिला को भी गले लगाकर सांत्वना दी है। आपको बता दें कि रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी हैं और ऐसे में हाल ही में राहुल गांधी एक चुनावी रैली के लिए रायबरेली के लालगंज पहुंचे थे, जहां रैली के बाद जनसभा हुई थी जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए थे और छतौना थाना इलाके के सरेनी के रहने वाले जालिपा नाई भी राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन घर वापस लौटते वक्त रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और जिसमें वो घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और देखने के लिए प्रियंका गांधी रात के वक्त अस्पताल पहुंची और जालिपा जी का हालचाल जानने के लिए पहुंची हुई थी। तो जब से राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार घोषित किया गया है, उसके बाद से ही लगातार जो प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रियता है या सतर्कता चुनावी लिहाज से कहा जाए, वो फिलहाल बेहद नजर आ रही है। लगातार जो रैलियां हैं, जनसभाएं हैं, संबोधित करते हुए अपने भाई के समर्थन में नजर आ रही हैं और रायबरेली और अमेठी से एक लगातार वो जुड़ाव नजर आ रहा है जो काफी सालों पहले एक कांग्रेस का नजर आता था। तो एक बार फिर से वो तमाम कोशिशें इस किले को बचाने के लिए होती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल अस्पताल पहुंची हैं और जो शख्स जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका हालचाल जानने के लिए। बढ़ते आगे और बात करते हैं रूठे विधाता नहीं रही राजमाता। बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। बुधवार को उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। ग्वालियर में उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। ग्वालियर राजघराने की राजमाता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। 70 वर्ष की थी और लंबे समय से बीमार चल रही थी। 15 फरवरी को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था और तब से लेकर उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। दिल्ली के एम्स से जुड़े सूत्रों ने कहा कि माधवी राजे ने सुबह करीब 9:28 पर अंतिम सांस ली। पिछले कुछ दिन से वो वेंटिलेटर पे थी, जिंदगी से संघर्ष कर रही थी। 15 फरवरी को एम्स में भर्ती किया गया था और उन्हें सेप्सिस के साथ निमोनिया भी हो गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी संसदीय सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और जहां 7 मई को मतदान हुआ था, चुनाव प्रचार के दौरान भी सिंधिया का लगातार दिल्ली दौरा होता रहा था, यानी कि चुनावी असक्रियता भी नजर आई। और बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी और उनका नेपाल के राजघराने से ताल्लुक था। उनके दादा युद्ध शमशेर बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री भी रहे और साल 1966 में उनका माधवराज सिंधिया के साथ विवाह हुआ था। तो फिलहाल ऐसे वक्त में ये सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण है कि लगातार पिछले कुछ अरसे से बीमार चल रही थी और वेंटिलेटर पे थी, बावजूद इसके केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सतर्कता 70 वर्षीय
राजमाता ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे का निधन हो गया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।